हेलो क्लास फोर्थ। हम चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का जो युग है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन परिचय यहाँ पढ़ते हैं। जनरेशन रेफर्स टू स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आज जो जनरेशन है उसके हिसाब से जो भी इम्प्रूवमेंट आए, जो भी सुधार आया है प्रोडक्ट में, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके युग के हिसाब से आज हम पढ़ेंगे। दिस टर्म इज़ आल्सो यूज इन डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। उसके हिसाब से जो भी अलग अलग एडवांसमेंट, जो भी उसमें एडवांस चीज़ें आई हैं उस कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे, जो 1942 से 1955 तक रिसर्च में रहा, उसके बाद यूज़ में आया। ठीक है, तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। जो सबसे पहले कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था फॉर सर्किट में, और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था मेमोरी में। ठीक है, दिस वेरी बिग मशीन, बहुत ही बड़ा मशीन था ये। ठीक है, ये बहुत महंगा भी था, दिस वर वेरी एक्सपेंसिव, और उसको ऑपरेट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन एडिशन टू यूजिंग उस समय जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो दिक्कत थी वो उस टाइम थोड़ी सी सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन ये एक इलेक्ट्रिसिटी के मामले में एक बहुत बड़ा ही मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही पावर खाता था ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, बहुत ज़्यादा पावर खाता था ये, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता था, जनरेटेड टू लॉट ऑफ हीट। ठीक है, विच वॉज ऑफ फॉर द कॉज ऑफ मेलिफिकेशंस। जो ये था इसमें इतने ज़्यादा पावर्स लगते थे कि ये खुद इसमें कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन थोड़े बहुत फंक्शन के कारण इसे थोड़ा सा मार्केट में लाया गया। बाद में इसको थोड़ा सा और एडवांस किया गया, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। तो मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन और दिस कुड एनी सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। इस मशीन को लाने से एक चीज़ सही हो गई कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम को एक टाइम पे सॉल्व कर लिया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो इतना बड़ा होता था, पूरे रूम के बराबर होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या है? ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड। अब देखिए, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर की जगह पे, इससे पहले वैक्यूम ट्यूब लगता था, अब उसको हटा के वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, जो इम्प्रूवमेंट आया अब, और ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आ गया। अब पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को हटा दिया गया, अब वहाँ पे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ होने लगा 1955 टू 1965 तक। ट्रांजिस्टर वेयर फ्रॉम फॉर सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो था वो वैक्यूम ट्यूब से कई ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, और अलाइंग कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। ये जो कंप्यूटर आया था वो काफ़ी ज़्यादा पहले वाले कंप्यूटर से फास्ट था, छोटा था, और काफ़ी ज़्यादा बिजली जो थी वो बचाता था, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बचाता था, और वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक था फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी का यूज़ किया गया था, वहाँ पे भी ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया था। तो द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उस समय जो आईसी का विकास हुआ था, तो वहाँ पे भी जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर थी वहाँ पे उसको यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर वेयर मिलियटाइज्ड एंड प्लेस्ड इन सिलिकॉन चिप्स। वहाँ पे ट्रांजिस्टर को प्लेस करके हटा दिया गया, वहाँ पे सिलिकॉन चिप्स लगाया गया, जिसे सेमी कंडक्टर भी कहते थे, विथ ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। उस समय उसकी वो इस स्पीड में भी बढ़ोतरी हुआ, स्पीड भी बढ़ा उसका, और कंप्यूटर की जो ताकत थी वो भी उसमें बढ़ी। उसकी जो क्षमता थी बिजली के मामले में या गर्म होने के मामले में वो घटी, और बिजली के मामले में भी घटी, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ और अच्छा हो गया कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी बेहतर हो गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो 1965 टू 1971 तक रहा। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जो 1971 से और जो अब तक चल रहा है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर as thousands of integrated circuit were built into a single silicon chip। तो जो इस समय कंप्यूटर चल रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से चल रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। उसमें बहुत थाउजेंड मतलब हज़ारों टाइप के, मतलब इसमें मैं बता रहा हूँ गिन के 4004 चिप्स लगते हैं, आईसी चिप्स लगते हैं। तो थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वेर रिबिल्ट इन सिंगल सिलिकॉन चिप्स। उसमें जो चिप होता है, मतलब एक प्लेट होगा, उसमें एक प्लेट में कई सारे आईसी लगे होते हैं, मतलब 4004 आईसी लगे होते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर,
ये जो हम अभी पर्सनल कंप्यूटर, जो घरेलू यूज़ के लिए जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो ऑफिस में जो दफ्तर में यूज़ होता है, वो पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें होती हैं जो एक कमरे से निकल कर, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से निकल के जो हमारे घर के डेस्क तक आ गए, उसे हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। द टर्म्स माइक्रो प्रोसेसर एंड CPU आर यूज टू इंचार्जेबली। अब जो माइक्रो प्रोसेसर और CPU आ गया, उसे हम चार्ज करके भी चला सकते हैं। ऑल द हार्ट्स ऑफ ऑल पर्सनल कंप्यूटर एंड मोस्ट वर्क स्टेशन ए माइक्रो प्रोसेसर की वजह से इसका वर्क स्टेशन भी जो हो गया वो सही हो गया, और ये जानकारियों को सही तरीक़ों से सजोने लगा और अपने पास रखने लगा, जिससे हम कहीं भी देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रो चिप्स की वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। माइक्रो प्रोसेसर आल्सो कंट्रोल द लॉजिक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल डिवाइस फ्रॉम क्लॉक, रेडियोज, फ्यूल्ड इंजेक्शन सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम जानते जो डिजिटल डिवाइस होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है, रेडियो को भी कंट्रोल करता है, क्लॉक को भी कंट्रोल करता है, जो भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ऑटोमोबाइल में, मतलब जो गाड़ी चलती है उसमें जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है उसको भी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कंट्रोल करता है। अरे आजकल की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें भी ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और उसमें आपको हर जानकारी मिलती रहती है। आजकल जो भी कंप्यूटर्स जो भी गाड़ी आ रही हैं उसमें सारे में स्मार्ट कार्स आ रहे हैं, जो भी सब में पहले से ही कंप्यूटर इनबिल्ट रह रहा है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, जो प्रेजेंट से, जो अभी चल रहा है, जो अभी से बनना स्टार्ट हो गया है और बहुत दिन तक रहने वाला है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस आर बेस्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो बेसिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि रोबोट की तरह, मान लीजिए रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहते हैं जो रोबोट, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसी तरीके से जो रोबोट रहेगा वो भी चलेगा, फिरेगा, उठेगा, बैठेगा, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो बिल्कुल हमारी तरह 3D हो, बिल्कुल कोई स्क्रीन की जरूरत ना हो, 3D हो, हम जैसे मंगे उसको वैसे देख सकते हैं, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड स्टिल इन डेवलपमेंट थ्रो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, इरीज रिकॉग्निशन देयर इज बीइंग यूज्ड टुडे। ऐसे आजकल में क्या हो रहा है कि हमारे आँख, पहले क्या आँख की जो पुतली होती है उसको कैच किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को कैच किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, अब यही है फिफ्थ जनरेशन, इसे ही AI ही इसे कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं, कि जो इस सब चीज़ों को पहले थोड़ी ना ये सब चीज़ों को कैच किया जाता था, लेकिन अब हमारे फिंगरप्रिंट को कैच किया जाता है, हमारे पुतलियों को कैच किया जाता है, या हमारी आवाज़ों को पकड़ा जाता है, ठीक है। AI जानते हैं क्या होता है। AI इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विथ मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन। मैंने बोला ना, ये बिल्कुल आदमियों की तरह, हमारे तरह बिल्कुल ये बिहेव करेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कंप्यूटर है, बिल्कुल लगेगा कि ये ह्यूमन की तरह है, चलना फिरना उठना बैठना बिल्कुल लगेगा ही नहीं वो कंप्यूटर है, उसके अंदर ये चीज़ प्रोसेस हो रहा है, नहीं, बिल्कुल हमारी तरह जवाब देगा, हमारी तरह बोलेगा, हर एक भाषा को समझेगा। The term was coined in 1965 by John McCarthy. टू मेन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे जो थे पहले बार इन्होंने जॉन मैककार्थी ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा और किया 1965 में, और इसके दो मेन एरिया होते हैं। पहला होता है एक्सपर्ट सिस्टम और दूसरा होता है रोबोटिक्स। तो एक्सपर्ट सिस्टम में जानते हैं प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू इनेबल देम मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर होगा उसको उस तरीके से मेंटेन किया जाएगा कि वो रियल टाइम, मतलब जो अभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे जैसे अभी कुछ बोलना है, उसी तरीके से वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट बैठा होगा मेरे बगल में, वो भी उसी तरीके से वो भी सोच के ही जवाब देगा। वो होता है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं रोबोटिक्स जानिए। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू सी द हियर एंड रिएक्ट द अदर सेंडरी सिटिमिलिटी करेंटली। नो कंप्यूटर exhibit full artificial intelligence that is they are able to simulate human behavior। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर होगा, जैसे आज हमको कोई एक झापड़ मारता है तो पहले मैं उसको फील करूँगा कि हाँ मुझे कोई मारा है, उसके बाद मैं थिंकिंग सोचूंगा कि ये मुझे मारा, फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं उसको पलट के उसका रिएक्शन करूँगा, मैं जवाब दूंगा उसको। उसी तरीके से रोबोटिक्स को ऐसे ही बनाया गया है कि वो पहले
एक ह्यूमन की तरह वो बिहेव करे, उसको रियल टाइम में उसको रिएक्शन मिले, वो टाइम ना ले किसी चीज़ के लिए, उसको रियल टाइम में उसको उसका आंसर मिल जाए। वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह से, मुझे भूख लगा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं मांगूंगा, मैं खाऊंगा रियल टाइम में। और आज के टाइम में अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने फ़ोन की बैटरी 100% अगर रखा हूँ अपने फ़ोन की बैटरी, और मेरे फ़ोन की बैटरी जब तक 100% से यूज़ कर रहा हूँ और 1% पे आके डिस्चार्ज हो गया, तो ये हल्ला नहीं किया ना मुझसे आके कि मुझे चार्ज करो, मुझे चार्ज करो, मुझे चार्ज करो। ये हल्ला तो नहीं कर रहा ना मेरे सामने आके। और मुझे भूख लगेगी तो मैं तो हल्ला करूंगा ना कि भाई मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो मैं खाऊंगा, तो मैं हल्ला करूंगा इस चीज़ के लिए। तो अगले, और जब ये रोबोटिक्स आ जाएंगे तो ये भी जब भी डिस्चार्ज होंगे तो ये हल्ला करेंगे, एक ह्यूमन की तरह ये बिहेव करेंगे कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी एनर्जी चाहिए, मुझे भी बैटरी चाहिए, मुझे भी चार्ज करो। द ग्रेटेस्ट एडवांस हैव ऑकर्ड इन द फील्ड ऑफ द गेम प्लेइंग। ये सबसे बढ़िया उस टाइम के लिए अच्छा होगा जब ये गेम खेलने के लिए बेहतर होगा, सबसे बेहतरीन माना जाएगा। पहले इसको यूज़ गेम प्लेइंग के लिए किया जाएगा। ये तो बहुत पहले ही बात आ गई थी, ये बहुत खेलने के लिए रोबोटिक्स को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इनको गेम प्लेइंग पे किया जाएगा, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस उस टाइम में हो जाए कि अगर मैं बॉल फेंक रहा हूँ तो वो उनका क्या डिसीजन होगा, वो मारेंगे कि रुक जाएंगे। तो सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट गेम प्लेइंग पे होने वाला ही है। द बेस्ट कंप्यूटर चेस प्रोग्राम आर नाउ कैपेबल द बीटिंग ह्यूमंस। सबसे पहले जो कंप्यूटर में चेस प्रोग्राम आया था, जो ह्यूमंस को हरा देते थे, चेस खेल खेल के ह्यूमंस को हरा देते थे, तो उनकी जो काबिलियत थी वहीं पे जान ली गई थी कि इनकी अंदर काबिलियत है कि हाँ ये ह्यूमंस की तरह ये रोबोटिक्स काम कर सकते हैं। इन मई 1997 एंड द IBM सुपर कंप्यूटर कॉल्ड डीप ब्लू। 1997 में IBM के जो सुपर कंप्यूटर थे उनको डीप ब्लू एक नाम दिया गया था, डीप ब्लू। IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है, तो उसको भी नाम दिया गया था डीप ब्लू। और उसने डिफेक्ट मतलब उसने हराया था चेस चैंपियन जो थे उस टाइम में, ग्रे कैस्परोव थे, चेस चैंपियन थे, उनको हराया गया था एक चेस मैच में। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेरिजन है, जिसके पास बुक होगा वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसे 1942 है, 1955 है, तो उस समय टेक्नोलॉजी में वैक्यूम 2 का यूज़ किया गया। उसके बाद आया 1955, 1965, उसके बाद वैक्यूम 2 को हटा के रजिस्टर का यूज़ किया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पढ़ना है आपको। इसके पास बुक होगा पढ़ ले, इसके पास बुक नहीं होगा वो स्कूल में कंसल्ट करके अपना बुक ले आके। ठीक है, क्योंकि बुक तो अवेलेबल हो गए हैं, आगे अपना बुक ले और जो एक्सरसाइज है उसके सारे होमवर्क आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे आपको मिल जाएंगे। जिसके पास ऐप नहीं है वो आके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके अपना ऐप लें। वहाँ पे आपका एडमिशन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी लॉगिन होगा, तभी आपको आपका जो होमवर्क होगा वो मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आप स्कूल में कंसल्ट करके, बहुत ज़रूरी समझ के स्कूल में कंसल्ट करके अपना ID, अपना एडमिशन नंबर और अपना पासवर्ड लें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, नहीं को समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछें, मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।